आज का हमारा टॉपिक है पंचम गणतंत्र के संविधान की विशेषताएं। राजनीतिक अस्थिरता और प्रशासनिक दुर्बलता की स्थिति को दूर करने के लिए डी गॉल के नेतृत्व में 1958 में जिस संविधान को अपनाया गया उसका मूल मंत्र व्यवस्था और स्थायित्व ही है। इस संविधान के विषय में डी गॉल का कहना था कि इस संविधान को अंगीकृत कर फ्रांसीसी जनता ने एक नवीन और उज्जवल भविष्य का आह्वान किया। पंचम गणतंत्र के संविधान की विशेषताओं को हम कई तरह से देखते हैं। जैसे पहली, संविधान की प्रस्तावना। सामान्यतः सभी संविधानों में एक प्रस्तावना का समावेश किया जाता है जिसमें संविधान के स्रोत, आदर्श और लक्ष्य की घोषणा की जाती है। चतुर्थ, गणतंत्र के संविधान के समान ही पंचम गणतंत्र के संविधान में भी प्रस्तावना का समावेश है, लेकिन इन दोनों ही संविधान की प्रस्तावना इस दृष्टि से विशेष है कि इसमें संविधान के स्रोत, आदर्श और लक्ष्य की घोषणा करने के बजाय नागरिक अधिकारों, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति वचनबद्धता और फ्रांसीसी संघ का उल्लेख किया गया है। संकट काल का शिशु। 1946 के संविधान के निर्माण के समय फ्रांस में मिश्रित वातावरण था। एक तरफ राजनीतिक अशांति थी तो दूसरी तरफ जनता उल्लास के साथ विजय के गीत भी गा रही थी। लेकिन 1958 के संविधान के निर्माण के समय न केवल राजनीतिक अशांति वरन मृत्युकालीन निराशा छाई हुई थी। राजनीतिक अस्थिरता और सैनिक विद्रोह के कारण व्यापक गृह युद्ध छिड़ जाने की आशंका थी। इस स्थिति का एकमात्र हल कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति को अधिकाधिक शक्तियां प्रदान करना ही था और 1958 के संविधान द्वारा ऐसा ही किया गया। इसलिए इसे संकट काल का शिशु कहा जाता है। वस्तुतः पंचम गणतंत्र के संविधान पर तत्कालीन संकट काल की स्पष्ट छाया अंकित है। निर्मित लेकिन बिना संविधान परिषद का संविधान। पंचम गणतंत्र का संविधान एक निर्मित संविधान है, किंतु इसका निर्माण किसी संविधान परिषद द्वारा नहीं किया गया। इसका निर्माण डी गॉल मंत्रिमंडल के सदस्य और 39 सदस्यों की परामर्शदात्री सभा ने किया। इस सभा को संविधान परिषद इसलिए नहीं कहा जा सकता कि इसे जनता द्वारा निर्वाचित नहीं किया गया था और न ही इस सभा के द्वारा जनता के विभिन्न वर्गों की विचारधारा को दृष्टि में रखा गया। इसने तो केवल डी गॉल की विचारधारा को ही क्रमबद्ध रूप प्रदान किया। एक व्यक्ति विशेष की विचारधारा पर आधारित होने के कारण ही इसे डी गॉल संविधान भी कहते हैं। लिखित संविधान। चतुर्थ गणतंत्र की भांति ही पंचम गणतंत्र का संविधान भी एक लिखित प्रलेख है। 1958 में निर्मित संविधान में 95 धाराएं थी जिन्हें 15 अध्ययनों में बांटा गया है। इनमें धारा 90 से धारा 95 संकटकालीन प्रावधानों के रूप में थी। 2002 में संकटकालीन प्रावधानों से जुड़ी इन धाराओं को उनके अब अप्रासंगिक हो जाने के कारण संविधान से हटा दिया गया। अतः फ्रांस के संविधान में 89 धाराएं हैं। अध्ययनों की व्यवस्था नए सिरे से करते हुए अब इसे 89 धाराओं को 16 अध्ययनों में बांटा गया है। इस कारण ये संविधान पर्याप्त संक्षिप्त है। 1946 के संविधानों में भी संक्षिप्तता थी और इस संक्षिप्तता के कारण संविधान में अपूर्णता और अस्पष्टता भी आ गई है। अनेक महत्वपूर्ण बातों को संविधान की परिधि के बाहर ही रखा गया है। निर्वाचन कानून, संसद के दोनों सदनों के गठन, विधि निर्माण की प्रक्रिया और आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के कार्य आदि के संबंध में संविधान बिल्कुल मौन है और इन्हें भविष्य के संवैधानिक कानूनों पर छोड़ दिया गया है। इन मूलभूत प्रश्नों का संविधान में उल्लेख न होना
उसकी अपूर्णता ही कही जा सकती है। कठोर संविधान। एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाते हुए भी फ्रांस में कठोर संविधान अपनाने की परंपरा रही। पंचम गणतंत्र का संविधान भी चतुर्थ गणतंत्र की भांति ही कठोर है। अनुच्छेद 89 के अनुसार संविधान में संशोधन के दो तरीके। प्रथम, राष्ट्रपति संविधान में संशोधन का विधेयक संसद में प्रस्तावित कर सकता है और यदि संसद के दोनों सदन इसे 3/5 बहुमत से पारित कर दे तो ये संविधान का अंग हो जाता है। दूसरा वैकल्पिक तरीका ये है कि संविधान के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति या संसद का कोई सदस्य स्वयं संशोधन विधेयक प्रस्तावित कर सकता है। यदि संसद के दोनों सदन इसे पारित कर दे तो इसे जनमत संग्रह में निर्वाचकों के सम्मुख रखा जाता है और निर्वाचकों के बहुमत द्वारा इसका समर्थन किए जाने पर यह संविधान का अंग बन जाता है। लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। 1946 के संविधान की भांति ही 1958 का संविधान भी लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान है। संविधान का प्रथम अध्ययन संप्रभुता से ही प्रारंभ होता है और धारा 3 में कहा गया है कि संपूर्ण संप्रभुता जनता में निहित है और जनता अपनी इस शक्ति का प्रयोग अपने प्रतिनिधियों द्वारा या जनमत संग्रह के द्वारा करेगी। यद्यपि संविधान का निर्माण जनता के निर्वाचन प्रतिनिधियों द्वारा नहीं किया गया, लेकिन जनमत संग्रह में इसे जो भारी समर्थन प्राप्त हुआ उससे स्पष्ट है कि संविधान जन इच्छा का ही परिणाम है। संविधान का जनतंत्रीय एवं गणतंत्रीय स्वरूप। चतुर्थ गणतंत्र की प्रथम धारा में संविधान के गणतंत्रीय रूप का उल्लेख किया गया है। पंचम गणतंत्र की धारा 2 में राज्य के जनतंत्रीय व गणतंत्रीय रूप का उल्लेख करते हुए फ्रांस को एक अविभाज्य धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्रात्मक तथा सामाजिक गणतंत्र घोषित किया गया है। संविधान की धारा 89 में ये भी कहा गया है कि संविधान के गणतंत्रीय स्वरूप को संशोधित नहीं किया जा सकता। संविधान जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए राज्य स्थापित करता है और राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित है। फ्रांस में संवैधानिक संशोधन आदि कार्यों के लिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण जनमत संग्रह को भी अपनाया गया है। इस दृष्टि से फ्रांस के पंचम गणतंत्र को ब्रिटेन की तुलना में अधिक लोकतांत्रिक राज्य कहा जा सकता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। प्राचीन कालीन फ्रांस में धर्म राजनीतिक विरोधी और उत्पादकों का कारण रहा, अतः 1789 की क्रांति के बाद से ही धर्म को राजनीति से पृथक रखने की चेष्टा की गई। पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा भी फ्रांस को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करते हुए कहा गया कि राज्य सभी विश्वासों का आदर करेगा और सभी नागरिकों के बीच जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना समानता स्थापित करेगा। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि राज्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की व्यवस्था करेगा। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन इस संबंध में व्यवस्था संविधान के किसी अध्ययन में करने की अपेक्षा संविधान की प्रस्तावना में ही की गई है। संविधान की प्रस्तावना में 1789 के मानवीय अधिकारों की घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया है। जीवन के सभी क्षेत्रों में स्त्रियों को पुरुषों के समान ही अधिकार प्रदान किए गए हैं और व्यक्ति के स्वास्थ्य, भौतिक उन्नति, उसकी सुख सुविधा और उसके परिवार की उन्नति का दायित्व राज्य पर ही है। शिक्षा सुविधाओं का प्रसार भी राज्य का कर्तव्य निश्चित किया गया है। संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का समन्वय। पंचम गणतंत्र के संविधान की एक प्रमुख और संभवतः सबसे अधिक प्रमुख विशेषता संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के तत्वों का समन्वय है। चतुर्थ गणतंत्र के संविधान द्वारा फ्रांस में संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया था,
लेकिन फ्रांस की विशेष राजनीतिक परिस्थितियों के कारण संसदात्मक व्यवस्था में अनेक दुर्बलताएं अनुभव की गई, जिसके प्रकाशन में पंचम गणतंत्र के संविधान में संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक तत्वों का समावेश किया गया। पंचम गणतंत्र की मंत्रिपरिषद के सदस्यों को संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है और संविधान के अनुच्छेद 20 के अनुसार मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 49 और 50 के अनुसार फ्रांस की राष्ट्रीय व्यवस्थापिका को सरकार को प्रतिनिधित्व करने का अधिकार प्राप्त है और प्रतिनिधित्व प्रस्ताव के पारित होने पर मंत्रिमंडल पतारूढ़ नहीं कर सकता। संविधान के ये उपलब्ध संसदीय व्यवस्था के समान है, लेकिन दूसरी ओर अनेक बातों में अध्यक्षात्मक शासन के तत्वों को ग्रहण किया गया है। पंचम गणतंत्र का राष्ट्रपति भारतीय राष्ट्रपति या ब्रिटेन सम्राट के समान होने के स्थान पर अमेरिकन राष्ट्रपति के ही समान है। संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को अनेक शक्तियां प्रदान की गई है और व्यवहार में भी राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं अपने ही विवेक के आधार पर करता है। उसे मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार दिया गया और उसे प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रीय सभा को भंग करने का अधिकार भी प्राप्त है। इसके अतिरिक्त यद्यपि मंत्री संसद की कार्रवाई में भाग लेते हैं, किंतु वे संसद के सदस्य नहीं होते और न ही उन्हें संसद में मतदान का अधिकार है। यदि संसद के किन्हीं सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल में सम्मिलित कर लिया जाए तो उन्हें संसद की सदस्यता का त्याग करना होता है। ये बात पूर्ण रूप से अध्यक्षात्मक व्यवस्था के ही समान है। अतः पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था के संबंध में कहा जा सकता है कि ये न तो अमेरिका ढंग का अध्यक्षात्मक संविधान है और न ही ब्रिटेन ढंग का संसदात्मक संविधान, वरन ये दोनों का मिश्रण है। ये एक सुखद मिश्रण सिद्ध होगा या नहीं, ये देखना है। अधिकार संपन्न राष्ट्रपति और निर्बल विधायिका। चतुर्थ गणतंत्र के संविधान का सबसे बड़ा दोष राजनीतिक अस्थिरता था और इस राजनीतिक अस्थिरता का सबसे प्रमुख कारण ये था कि इस संविधान के द्वारा शक्ति संपन्न विधायकों और इसके साथ निर्बल कार्यपालिका की व्यवस्था की गई थी। अतः कार्यपालिका का अस्तित्व न केवल सिद्धांत वरन व्यवहार में भी पूर्णतः विधायिका की इच्छा पर निर्भर करता था। पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा इसे परिवर्तन कर इसके विपरीत रूप प्रदान किया गया। उसके द्वारा एक अत्यधिक अधिकार संपन्न राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों की वही नियुक्ति करता है और उसके प्रत्येक कार्य पर प्रधानमंत्री के प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। उसे सैनिक और असैनिक नियुक्तियां करने, संधियों के लिए वार्ता करने और संसद के पास संदेश भेजने के अधिकार प्राप्त है। संविधान की धारा 5 में कहा गया कि राष्ट्रपति संविधान का तथा राज्य का रक्षक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि राष्ट्रीय सभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है। जो बात राष्ट्रपति की तुलना में विधायिका की स्थिति को दुर्बल कर देती है वह यह है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय सभा को भंग कर नवनिर्वाचित करने के आदेश दे सकता है। विधायिका के कानून बनाने की शक्ति सीमित है और वह केवल उन्हीं विषय पर कानून बना सकता है जिसकी सूची संविधान में दी गई है। इन विषयों के बाहर नियम बनाने का अधिकार मंत्री परिषद को प्राप्त है। शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। शक्ति विभाजन के सिद्धांत का विधिवत रूप में प्रतिपादित करने वाला मॉन्टेस्क्यू फ्रेंच विचारक ही था। अतः फ्रांस की राजनीतिक विचारधारा और संविधान पर इस सिद्धांत का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। चतुर्थ गणतंत्र के संविधान में इस सिद्धांत की अपेक्षा की गई थी, लेकिन पंचम गणतंत्र के संविधान में इस सिद्धांत को अपनाते हुए कार्यपालिका और विधानमंडल को पृथक करने का प्रयास किया गया।
कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति का निर्वाचन अब संसद द्वारा न होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है और मंत्रिमंडल के सदस्यों को संसद की सदस्यता से वंचित कर दिया गया है। लेकिन पंचम गणतंत्र के संविधान में शक्ति विभाजन के सिद्धांत को पूरे तौर तरीकों पर नहीं अपनाया गया, लेकिन कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है और मंत्रीगण संसद की कार्रवाई में भाग लेते हैं। शक्ति विभाजन सिद्धांत को पूरे तौर पर अपनाना अव्यावहारिक होने के कारण ही ऐसा किया गया। राजनीतिक दलों को सैद्धांतिक मान्यता। वर्तमान समय में सभी प्रजातांत्रिक राज्यों में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, लेकिन ब्रिटेन, भारत और अमेरिका आदि सभी देशों में राजनीतिक दल इस दृष्टि से संविधानतंत्र है कि संविधान में उनका कोई उल्लेख नहीं किया गया। लेकिन फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान में राजनीतिक दलों को स्पष्ट मान्यता प्रदान की गई। संविधान की धारा 4 में स्पष्ट कहा गया है कि मताधिकार की अभिव्यक्ति का मुख्य साधन राजनीतिक दल होगा। राजनीतिक दलों का निर्माण स्वतंत्रतापूर्ण हो सकता है और वे स्वतंत्रता के साथ राजनीतिक कार्यों का संचालन कर सकते हैं, परंतु राजनीतिक दलों के लिए यह अनिवार्य है कि वे राष्ट्रीय संप्रभुता और प्रजातंत्र के सिद्धांत का आदर करें। पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा राजनीतिक दलों को मान्यता दी गई है। संवैधानिक परिषद की व्यवस्था। नवीन संविधान की एक विशेषता संवैधानिक परिषद के रूप में एक ऐसी संस्था की स्थापना है जिसका समरूप संभवतः अन्य किसी देश में नहीं मिलता। संवैधानिक परिषद की व्यवस्था चतुर्थ गणतंत्र में ही थी, किंतु नवीन संविधान में इसकी रचना में संशोधन किया गया। पहले की तुलना में उसका महत्व भी बढ़ा दिया गया। संवैधानिक परिषद में 9 सदस्य हैं जो 9 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। 1/3 सदस्य प्रति तीसरे वर्ष हट जाते हैं। संवैधानिक परिषद द्वारा चुनाव, जनमत संग्रह और कानून की वैधानिकता की जांच का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त संकट काल की घोषणा से पूर्व राष्ट्रपति के लिए ये जरूरी है कि वे संवैधानिक परिषद से परामर्श लें। संवैधानिक परिषद का एक कार्य चुनाव व्यवस्था का निरीक्षण और परिणामों की घोषणा करना भी है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।